तो जो बीत गया है उसको सुधारने का वक्त अब आ चुका है। द नंबर, यह है बेटा 1 फेब शिफ्ट 2 में, द नंबर ऑफ रेडियल नोड पब्लिक एस फॉर द 3p ऑर्बिटल। तो बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे सभी बच्चों को। तो बेटा जेई पीवाईक्यूज की सीरीज हमारी शानदार सी चल रही है और आज फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम रिवाइज करने वाले हैं पीवाईक्यूज की फॉर्म में बेटा। नॉट जस्ट पीवाईक्यूज, जो भी उस पीवाईक्यू में बेटा कॉन्सेप्ट यूज होता है, एज यू नो मैं उस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द डीप कॉन्सेप्ट्स जो भी उसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन होगा उसका सीधा मैं आपको आंसर दूंगा, ये मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ बेटा कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं प्रॉपर समझाऊंगा, जस्ट लाइक अ लाइव क्लास एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं मान के चलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो अगर आपको आता है तो आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हैं, बिकॉज मेरा काम बेटा हर एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल आपको समझाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं मुबारक से, ठीक है, शानदार तरीके से इस वाले पार्ट को बेहद अच्छे से डोमिनेट करेंगे। तो माई सेल्फ विनयगद एटॉमिक स्ट्रक्चर पीवाईक्यूज लेके आया हूँ बेटा आपके सामने 2024 वाले सेशन के जेई मेंस में जो आए हुए हैं। सारे पीवाईक्यूज ऑब्वियसली नहीं होंगे बेटा, कुछ जो यूनिक पीवाईक्यूज हैं उसको मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो चलिए जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए कहा जा रहा है बेटा द नंबर, यह है बेटा 1 फेब शिफ्ट 2 में, द नंबर ऑफ रेडियल नोड पब्लिक एस फॉर द 3p ऑर्बिटल। तो बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो रेडियल नोड होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है बेटा, क्या फॉर्मूला रहता है, n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू बेटा 3 है शायद, और l की वैल्यू बेटा शायद 1 है। p के लिए l की वैल्यू 1 रहती है। तो अगर मैं 3 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो ऐसा कर दूं तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या रहना चाहिए बेटा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों, इसने क्या पूछा था बेटा, रेडियल नोड्स। पक्की बात है, सोच लो। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा जो नोड्स होते हैं बेटा वो एल के इक्वल आते हैं। कहाँ आते हैं ये आपको सोचना है। अगर नोड्स एल के इक्वल आ रहे हैं तो वो कौन से नोड्स होते हैं, तो ये आपको सोचना है बेटा। ठीक है बेटा, शानदार सा एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा, स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए जिनका हाफ ईयरली एग्जाम अभी हुआ है एंड वो थोड़े से परेशान हैं उन चैप्टर्स को लेके जो उनको समझ में नहीं आए हैं। जो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम हुआ है स्कूल में हाफ ईयरली, जो भी बेटा 10 में से 5 चैप्टर या 6 चैप्टर, किसी किसी स्कूल में 6 चैप्टर आए हैं, किसी किसी में 5 चैप्टर्स आए हैं, और उन चैप्टर्स में आपको भारी समस्या है या आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें से उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आप जेई और नीट को एक्सेल कर सकते हैं। और केवल इसी वजह से आप आने वाले चैप्टर्स जो 5-6 चैप्टर्स हैं, अगर 5 चैप्टर हो चुके हैं तो 5 और हैं, 6 हो चुके हैं तो 4 और हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे। और इसी वजह से आपके आपके मन में एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब से हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि हमने 6 चैप्टर कुर्बान कर दिए हैं ड्यू टू सम रीज़न, जो भी रीज़न हो। ठीक है भाई, गलती हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए यही क्रैश कोर्स आपके सामने एक वरदान है। इस क्रैश कोर्स में, नाम तो एक क्रैश कोर्स है, बट इन डिटेल आपको उन सारे चैप्टर्स की रिवीजन दी जाएगी। आप जहाँ जहाँ फंस रहे हैं उन चैप्टर्स में वो आपको समझाया जाएगा, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप अपने आप को सक्षम मानने लगें कि आप जेईई और नीट के लायक हैं। आप कर तो सकते हैं बट किसी वजह से कर नहीं पाए, और आने वाले 5-6 चैप्टर्स में आपका कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में रहे। तो जो बीत गया है उसको सुधारने का वक्त अब आ चुका है। ज्वाइन करिए इस क्रैश कोर्स को। ये रहा बेटा कॉलम
इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सारे टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, डेडिकेटली हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट में इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएट कर रहा है? तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है तो आपको पहले फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला क्या कहता है आपको? फॉर्मूला ये कहता है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, यूनिट लिखते हैं बीएम, बोहर मैग्नेटॉन। और यदि ये जो n है, हियर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। यदि n की वैल्यू 0 हो, मतलब n की वैल्यू ही 0 है, तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे केस में आप कंपाउंड को डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक, पहली बात तो। और यदि n 0 नहीं है तो म्यू भी कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर कहते हैं, तो कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक कहला दिया जाता है। तो सारा गेम किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि अगर मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखूं आपके सामने, तो अगर मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन को यहां देखूं ध्यान से, तो D5 में डी सबशेल में कुछ 5 डब्बे बनाते हैं जिनको 5 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। डीजनरेट क्यों बोलते हैं? सेम एनर्जी की वजह से। ये जो पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरें तो बेटा एक यहां भरेंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, ऐसे ही भरा जाएगा शायद आपसे, मैं उम्मीद करता हूं ये तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्डर में भरे जाते हैं, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते स्पिन की वजह से। हुर्न्स रूल में आपने शानदार से समझा होगा। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स तो दिखे, बट पांचों अनपेयर दिखे, तो यहाँ n की वैल्यू 5 बोलेंगे। 5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5 के 5 अनपेयर हैं। यदि मैं इसको D8 कॉन्फ़िगरेशन मान लूं, तो D8 में क्या रहेगा? वापस से 5 डी सबशेल रहेंगे हमारे, 5 आपके पास डी ऑर्बिटल्स रहेंगे डी सबशेल में, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जब छठा होगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, तो ये पेयर हो चुका है, ये पेयर हो चुका है, ये भी पेयर हो चुका है, तो अनपेयर केवल ये दो बचे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप दो बोलेंगे, जिसकी वजह से आप म्यू जब निकालेंगे तो एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप 2 डालेंगे, ना कि 8 डालें। 8 तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, बट अपने को काउंट कौन से करने हैं? जो कि अनपेयर हो। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? केवल और केवल 2, तो 2 यहां डालेंगे, 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी? 2, 2 प्लस 2 4, और बाहर कितना है? 2 मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 2 8, अंडर रूट 8 BM अपना आंसर रहने वाला है, अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसी कंसेप्ट को देखो, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब इसी कंसेप्ट को यूज करके अपन यहां पर कमेंट करते हैं कुछ थोड़ा सा। उसने कहा सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा? मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे वहीं तो होगा बेटा। जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। आर्गन पेयर्ड होता है D7 पर आ जाइए, D7 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल 2 रहेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो D7 कुछ आप ऐसे भरेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, सॉरी। इनसे मिल लिया जाए तो यहां रहेंगे 2,
D3 में रहेंगे 3, यहां पर रहेंगे 1, D6 है। अब 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर तो आ गए 3, अनपेयर यहां कितने होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तो 2 है, तो लिखा है 2। D3 है तो बेटा ऐसा ही रहा होगा D3, 1 2 3, यहाँ D6, बोलो तो अनपेयर कितने, 1। तो बताइए ये तो धर्म संकट हो गया है कि इस हिसाब से अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा हैं, ए और सी में। यहां भी 3, यहां भी 3, देखिए ध्यान से क्या लगता है क्या आंसर देंगे हम। अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, और आप एक बात देखें ध्यान से, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है वैसे 18, 4s नहीं लिखा मतलब 4s 0 होगा, निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉन वहां से। तो अगर होता तो शायद ये 18 और 2, 4s में हो गए 2, 20 और 7 27। अब 4s नहीं है तो 27 होता है किसका, निकल का, तो ये Ni2 पॉजिटिव होगा। ये कौन होगा, सॉरी ये होगा आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ये होगा आपका कौन सा, Ni2 पॉजिटिव। ये कौन सा होगा आपका, 4s में से आप इलेक्ट्रॉन निकलवा चुके हैं, V2 पॉजिटिव, ये वाला। बट गारंटी थोड़ी है, क्या पता डी में से भी निकला हो, ऐसा भी तो सोचते हैं डी में से निकाल दिया होगा आपने। भाई अगर मैं आपसे कह दूं मैं Cr की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 4s1 3d5 होती है, तो Cr प्लस क्या हो जाएगा, 0 कर दो। Cr2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 4 कर दो। 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 3 कर दो। तो Ar 3d3 तो Cr3 पॉजिटिव भी बन रहा है। तो क्या आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो, तो मैं कहूँगा नहीं। उस हिसाब से अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, दोनों में 3 3 है। और D6 में कितने होंगे बेटा, 1 होगा। तुम्हारी बुद्धि कह रही है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं बेटा, 1 नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो उस हिसाब से आंसर 4 होगा। ये और ये तो 3 3 है, D6 हमें अक्सर हम 1 कर देते हैं, नहीं बेटा 4 होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस PQR दे रखे हैं, और मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा, जहां पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको विजयी दिखें वहां जिताएंगे हम। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का सारा गेम चलेगा, जहां ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। बात समझ में आ रही है। इनसे मिलते हैं, यहां पर Fe पॉजिटिव 3 पर है, भाई ये न्यूट्रल होता है, वेनेडियम के एक्स मान लें, ये न्यूट्रल होता है, ये +2 है, तो मतलब यहाँ पर वेनेडियम जो है वो +2 पर है, ये वापस से न्यूट्रल है, तो यहाँ पर आयरन भी +2 पर है। तो आयरन की कन्फिग्रेशन शायद 3d6 होती है Fe की, तो Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो कितना होगा बेटा, 4s0 3d6। यहाँ पर n की वैल्यू 4 दिखेगी आपको। वेनेडियम पे 2 पॉजिटिव है, नॉर्मल वेनेडियम होता है आपका, जो वेनेडियम होता है नॉर्मल वो कितना होता है, 3d2 होता है 4s2 के साथ। अब V2 पॉजिटिव है तो 4s0 बोलेंगे, साथ में 3d2 बोलेंगे। वापस से अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं। इनसे मिल लिया जाए आयरन, 4s2 3d6 +3, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से d5, 5 के 5 अनपेयर। तो मेरे हिसाब से P विजय भव जीत रहा है, P 5 अनपेयर। और इनके हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर कितने यहाँ पर, 2, जबकि यहाँ पर कितने,
एक सेकेंड, फिर गलती ना हो गई हमसे। अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं 4, तो फिर आएगा R, फिर कौन सा आएगा Q, लास्ट में आएगा P। तो सबसे ज्यादा P Q R फिर P, QRP अपना आंसर रहना चाहिए। जहां भी आपको QRP दिखे, QRP दिख रहा है यहाँ पर, तो अपना आंसर यही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियोडाइमियम, नियोडाइमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? तो नियोडाइमियम जो होता है, पहली बात तो ये एक F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। लेंथेनाइड आता है, F ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड 58 से लेके 71 तक सारे होते हैं। लेंथेनॉइड्स 58 से 71 सारे ही लेंथेनॉइड्स होते हैं। 58 पर आता है सीरियम, 71 पर आता है ल्यूटीशियम। ये बाबूजी हमारे 60 पर हैं, तो ये भी लेंथेनॉइड की कैटेगरी में आ गए हैं। तो कन्फिग्रेशन क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी है, जेनॉन दिया है पास में, देखो नोबेल गैस का आपका रेफरेंस माना गया है। तो यदि जेनॉन आपका रेफरेंस है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, जेनॉन जो होता है वो 54 पर आता है। आपको पता हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड के हैं, ये फोर्थ के हैं, ये फिफ्थ के हैं, और कन्फिग्रेशन सब में P6 भरते हैं, इसको में 1s2 भरते हैं। तो ये सारे ही P6 वाले हैं। जेनॉन को आप क्या बोल सकते हैं? 5 का P6। जैसे क्रिप्टन को आप क्या बोल सकते हैं? 4p6 बोल सकते हैं, मतलब क्रिप्टन के लास्ट में 4p 6 भरेंगे, 4p में 6 भरेंगे। जेनॉन को आप क्या बोल सकते हो? 5p का 6। तो आपको पता है यहाँ तक 5p 6 हो चुके हैं, तो बच गए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 60 अपने को भरने हैं, 54 अपने पास है ही, बच गए 6। तो आपको पता है ये अगर 5p6 चल रहा है, उसके बाद 6 पीरियड स्टार्ट होता है। भाई यहाँ तो ग्रुप नंबर 18वां चल रहा है ना ये, तो इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो फर्स्ट वापस पे चलो, एस पर चलो, और वहां से एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो 6s2 कितने हो गए? 56। और इसके बाद आ जाएगा 4f4, कितने हो गए? 4 और हो गए, 56 और 4 60 हो गए। तो 6s2 4f4, चलो 4f4 6s2, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड, ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूरा भरेंगे। यदि कंप्लीटली फिल्ड है सब शेल, और उसमें n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू +½ दी है, तो आइए थोड़ा सा हम क्वांटम नंबर की तरफ चलें। n l, देखो पहली बात तो जो l होता है इसको आप एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हो। ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? सब शेल्स के बारे में। कौन? L। अब L का एक फंडा है सिंपल सा, L का एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो L की रेंज होती है वो 0 से लेके n-1 तक आती है। 0 हर किसी में आता है, तो L जब 0 आए तो इसको आप S सब शेल के नाम से जानते हैं। L की वैल्यू यदि 1 आए तो P बोलते हैं, L की वैल्यू अगर 2 आए तो D बोलते हैं, L की वैल्यू 3 आए तो इसको बेटा F बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर n की वैल्यू 3 है, अब मान लो n की वैल्यू 3, अब n होता है आपका क्या चीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n क्या होता है आपके पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स। बेसिकली शेल नंबर के बारे में बताता है आपको। यदि n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या? थर्ड शेल। तो अगर n की वैल्यू 3 चली
तो उसमें L चलेगा 0 1 2, क्योंकि n हमेशा एक कम, L की वैल्यू जो होती है n-1 चलती है। तो ये 3 वैल्यूज आएंगी। इसको आप S बोल सकते हो, इसको आप P बोल सकते हो, इसको आप D बोल सकते हो। तो ये 3 सबशेल्स हैं जो कि थर्ड शेल में प्रेजेंट है। कमाल की बात देखिए, थर्ड शेल में सबशेल्स 3 हैं, तो चौथे सबशेल में जो तीसरे वाले शेल में, थर्ड शेल में 3 सबशेल्स आए। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि दूसरे शेल में 2 सबशेल्स होंगे? मतलब पहले शेल में 1 सबशेल होगा, चौथे शेल में 4 सबशेल होंगे। कैसे सर, रटवा रहे हैं आप? n की वैल्यू 2 डाल लो तो l की वैल्यू 0 1 आएगी बस, क्योंकि 2 नहीं आ सकती, एक कम ही रहती है। यदि n की वैल्यू 1 डाल दूं तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं आ सकती। n की वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूं तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 ना, 4 नहीं होगी, ये 3 होगी। ये 4 वैल्यूज, ये एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो? s, इसको क्या बोलते हो? p, इसको आप सिर्फ s बोलते हो, इसको आप s p d f बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट शेल में s सब शेल होता है, सेकंड में 2 होते हैं, थर्ड में क्या होता है? 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f। हाँ, परेशान मत होना, मैंने इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं लिखा है, नहीं तुम n+l रूल लगा दो अफवाह वाला। अच्छी बात है आपको याद हो, स्टेबिलिटी के हिसाब से वहां से हम लिखते हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि फोर्थ शेल में 4 सबशेल्स हैं, एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, चारों के चारों किस्म है फोर्थ शेल में। जैसे ये तीनों किस्म है थर्ड शेल में, ये 2 सेकंड शेल में। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। और आपको पता है सबशेल्स के अंदर होते हैं क्या चीज? ऑर्बिटल्स। सबशेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और एक्चुअली ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी कहानी क्या चल रही है? शेल्स के अंदर क्या है? सबशेल्स। शेल्स के अंदर क्या है? सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बोल लो, तुम्हारी मर्जी। उन अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो भैया, इसका फॉर्मूला रहता है सीधा सा 2l+1। यदि मैं कह दूं कि दूसरा शेल चला, तो आपको पता है इसके अंदर सब शेल 0 और 1 होंगे। भाई ये l की वैल्यूज, ये n की वैल्यूज, तो 0 वाले में यहाँ डालो 2 × 0+1, मतलब एक वैल्यू आ रही है। और यहाँ ये l की वैल्यू चल रही है बेटा, अगर l की वैल्यू 1 है तो इसके अंदर 1 के फॉर्मूला डालो, तो 2 × 1+1 3। मतलब शेल नंबर कितना है? दूसरा। तो इसके अंदर सबशेल्स कितने हैं? केवल ये दोनों। बट ऑर्बिटल्स कितने हैं? ये 4 एक समय। ये एक ऑर्बिटल एक सबशेल में है, और ये 3 ऑर्बिटल एक सबशेल में है। मतलब ये 3 ऑर्बिटल इस वाले सबशेल में, और ये एक ऑर्बिटल इस वाले सबशेल में, और ये दोनों सबशेल इस वाले शेल में। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं? 2 ही करते हैं कैरी। जैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, और यहां 3 ऑर्बिटल में 6 होंगे मैक्सिमम। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, अब इनकी स्पिन की बात कर ली जाए तो एक की होगी स्पिन ऐसी और एक की होगी ऐसी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ नहीं होते, ये बात भी आप जानते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में, तो इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी स्पिन प्लस की हाफ होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस हाफ की स्पिन के साथ। और ऐसा मैंने नहीं कहा कि प्लस हाफ को आप क्लॉकवाइज बोलते हो। यदि आप प्लस हाफ को क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यदि आप माइनस हाफ को क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज है या नहीं है, रिलेटिव टर्म्स है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को कुछ भी मान लो। जैसे कि मैं कह दूं कि दूसरे शेल में कितने सबशेल्स हैं? 2 सबशेल्स, और इस वाले में 1 ऑर्बिटल है, इस वाले में 3 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल इन सबशेल में, और ये 2 सबशेल इस वाले शेल में। तो 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे 8, इस वाले में 2 भर दिए, 3 में भर दिए 6, डबल भरते हैं। बोलो। अच्छा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन n इज इक्वल टू 2 इज 8। देखो 2 ये रहे, 6 ये रहे, और इस 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे प्लस हाफ की स्पिन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे माइनस हाफ की स्पिन के साथ। बात तो सही है बेटा, थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूं मैं, क्लास तो है नहीं हमारी कि मैं आपको धीमे धीमे पढ़ाऊं। कमाल की बात यह है कि
n का नंबर यहाँ 2 है और 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। अगर मैं इस n का 2 इंटू एन स्क्वायर करूं तो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 8 आ रहा है और जो कि मैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स से। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल, अगर शेल नंबर कितना है nth, तो उसका आंसर होगा 2 इंटू एन स्क्वायर। बात खत्म। और मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की बात करें तो एक बात बताओ, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो ऑर्बिटल्स 4 थे तो इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो अगर मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 एन स्क्वायर हैं तो ये होंगे एन स्क्वायर, इसका डबल। चलो इधर, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि जितने मान लो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होंगे। अब क्लॉकवाइज स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ वो आप डिसाइड करें। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे प्लस 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज के साथ होंगे, तो आप बोलेंगे 16 में से 8, और 8 कैसे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, उसमें से आधे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन आप क्लॉकवाइज मान लें, आधों की आप एंटी क्लॉकवाइज मान लें। अब अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 4 मान लो, तो फोर्थ शेल की बात कर रहा हूं मैं, तो बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलेंगे इसमें, तो बोलोगे 4 इंटू एन स्क्वायर। तो n का कितना है 4, तो 16 इंटू, सॉरी 4 इंटू एन स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 2 इंटू में एन स्क्वायर। अब n कितना है 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो विच इज 16 इंटू 2, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे प्लस हाफ, 16 कैसे होंगे माइनस हाफ। ठीक है, अब सवाल पे वापस आते हैं। अब जरा सवाल को पढ़ो और देखो कैसा आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंप्लीटली, मतलब पूरा भरा हुआ है, n की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे 32। उसने कहा प्लस आधे वाले, तो आप बोलोगे 16। 16 कैसे होंगे प्लस हाफ वाले, और 16 कैसे होंगे माइनस हाफ वाले, तो अपना आंसर क्या रहेगा 16। देखो बेटा आंसर 16 है। चलिए जी नेक्स्ट, तो हमारे पास बेटा नन्हे मुन्ने हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बढ़िया एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये है, ये हमारे विजन हमारे डायरेक्टर सर का है, केवल और केवल 11वीं और 12वीं 11th और 12th के बच्चों पे नहीं, हमें 9th 10th जो कल का फ्यूचर है हमारा, उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनको अच्छे से शेप करना चाहिए एक बेहतर कल के लिए। और इसीलिए अंडर द ग्रेट विजन ऑफ अवर डायरेक्टर सर, हम 9th और 10th क्लास के बच्चे जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक बूस्टर बैच लाए हैं हाफ ईयरली का। जैसे हाफ ईयरली का 11th एंड 12th का था, वैसे ही खुशखबरी 9th 10th वाले बच्चों के लिए भी है। जो भी टेस्ट आपका हुआ है स्कूल में हाफ ईयरली, उसके बाद की जो कहानी है, यदि उसमें आपको धूम मचाना है, कमबैक करना है, कमबैक 2.0 करना है, तो जरूर है फिर आप, जरूरी है आपका इस बैच में आना। जरूरत है फिर तो बेटा आपको स्कॉलर्स एकेडमी की। टेस्ट सीरीज प्रॉपर कंडक्ट कराई जाती है, और इसके साथ साथ आपको गाइड किया जाता है आने वाले कल के लिए। जो भी गिवन नंबर है बेटा, इस पर आप डेफिनेटली कॉल करें एंड गेट इन टच विद काउंसलर मैम, काउंसलर सर, जो आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि बेटा आपका भविष्य जो भी है वो वेट नहीं कर सकता, तो इस पर आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ आयन्स विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, 38 सॉरी, +2 दे रखा है, तो Sr2 पॉजिटिव हो जाएगा 36, और 36 पर तो हमारे कैप्टन भैया भी बैठे होते हैं, तो ये तो है सीजियम प्लस 54 पे तो हमारे कौन होता है जेनॉन होता है। लेंथेनियम एटॉमिक नंबर 57, 2 हटा दो कितना बचेगा 55, 9 ये होता है, ये होता है। Pb2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 80,
टू, Pb2 पॉजिटिव तो 80 इलेक्ट्रॉन, 80 पे कोई नोबल गैस नहीं आती, हटा दो। Yb2 पॉजिटिव 68 हो जाएगा, हटा दो। ये भैया जी 24 हो जाएंगे, हटा दो। ये क्या सवाल है, दो ही तो बनेंगे, एक दो और बोलो। लेंथेनियम एटॉमिक नंबर 57, दो हटा दो। अब आपको लगेगा एक ये रहा, एक ये रहा, ये तो नहीं है। बट यदि आप जानते हो लेंथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनियम क्या है आपका, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ जी, एफ ब्लॉक का नहीं है, डी ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक 57 होता है बेटा, सीरियम होता है 58 पर। ये होता है आपका एफ ब्लॉक शुरू, याद करिए जनाब। तो लेंथेनियम एटॉमिक नंबर कितना है, 57। तो अगर इसके नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है वो कौन सी होती है, जेनॉन 54। फिर क्या भरते हो आप, 6s। कितने भरेंगे, 3 भरने हैं अभी। फिर आता है कौन सा, 5d। सही है, बोलो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक हो तो बेटा अभी पूछ लो, कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, बताइए जनाब। एटॉमिक नंबर कितना है, 57। चार्ज कितना लिखा है बेटा, +2। भाई अगर 57 में से तुम दो हटा दो तो 54 आएगा, 55 आएगा सॉरी। और तुम्हारा दिमाग कह रहा है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, बोलो है या नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लेंथेनियम की, यहाँ दो भरते हैं, यहाँ एक भरते हैं। यदि आप +2 कर दो तो क्या रहना चाहिए, जेनॉन 6s0 5d1। तो क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दिख रही। तो अगर यहाँ +3 होता तो समझ में आता। चलो इसको थोड़ा सा डाउट छोड़ते हैं, मेरे हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए। या चलो मेरे से कहीं गलती हो सकती हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि बेटा कोई गलती हुई है। यहाँ मैच कर सकता है, यहाँ मैच कर सकता है, यहाँ तो बेटा नहीं हो रहा मैच। Pb2 पॉजिटिव, Yb ओके, Fe2 पॉजिटिव। मेरे हिसाब से बेटा आंसर 2 जाएगा शायद, मेरे हिसाब से आंसर फिर 2 है। यहाँ 3 दिया है बेटा, मैंने सॉल्व अभी नहीं करा, आपके सामने लाइव सॉल्व हो रहा है ये। द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रुबीडियम। रुबीडियम देख लेते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 37 होता है। तो लिखिए बेटा इसको 1s2, भाई 2s2 फटाफट अगर आपको आता हो लिखना, 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। ये हो गया बेटा आपका पूरा रुबीडियम। इसको पकड़ लो, n की वैल्यू 5 5 है ना बेटा, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये भाई प्लस आधा है या माइनस हाफ है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से जैसा ऑप्शन हो। तो 5 0 0 0 और प्लस हाफ, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो देखो यही है फिर प्लस हाफ। लिस्ट 1 में कह रहा है स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन, लिस्ट 2 कह रहा है रीजन। तो सिंपल सी बात है, बाल्मर भैया जी विजिबल में आते हैं, लाइमन भैया आते हैं यूवी में। तो ए का 2 कर लो, कहाँ है ए का 2, ये रहे दो ऑप्शन A2 वाले। बी का 4, B3 काट दो, ये बचा अपना आंसर A2 B4। पाशन फंड हमफरे सारे किस में आते हैं, इंफ्रारेड में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है बेटा, यहाँ से तो बड़ा आसान सवाल था। ठीक है बेटा, तो 10th वाले बच्चों के लिए भी सिमिलरली जैसा 9th के लिए आपके पास था हाफ ईयरली के बाद, सेम 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है।
तो डू कम एंड जॉइन द स्कॉलर अकेडमी। द ऑर्बिटल्स स्टेटमेंट कही गई है आपसे, द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट। ट्रू, सही बात है, अभी बताया था आपको। इन द हाइड्रोजन 3p3d आर नॉट डीजेनरेट, गलत बात है बेटा, ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए सब डीजेनरेट होता है। यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए n सेम तो डीजेनरेट है, तो डीजेनरेसी आएगी। अगर यूनि इलेक्ट्रॉनिक है तो बेटा n अगर सेम है तो डीजेनरेसी आएगी। जैसे कि अगर मैंने कह दिया फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक तो 2s और 2p की जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ये फॉल्स है। नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, मतलब वही यूनि इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। When an electron makes a transition from the fifth excited state, बेटा अब ये n इक्वल टू 5 नहीं होता। यदि आप इसको ये समझ रहे हो तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एक्चुअली n इक्वल टू 6। ठीक है, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड में, तो मतलब n इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका है, आपको क्या दिया है, n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2। तो एक काम करो, इसको आप n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 1 मान लो, एक ही बात हो जाएगी। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पेक्ट्रल, क्योंकि यहाँ वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगाइए, क्या चीज़, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो n की वैल्यू कितनी हाई है, 5, 5 माइनस वन बाई टू, तो 5 इंटू वन 4, 5 माइनस वन 4, बाहर है 5 बाई टू, तो आंसर आएगा 10। कल को भाई अगर आपसे कोई कहता है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसको आप ऐसा समझ लो, ये क्या हुआ, n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू कितना, इसको आप फर्स्ट मान लो यार, फर्स्ट यस, n इक्वल टू कितना 2, तो 6 से जो 2 होगा वही होगा 5 से 1, अभी वही बताया है आपको, तो आंसर आएगा 10। ठीक है बेटा, नीट एंड ड्रॉपर के लिए भी हमारे पास बेटा एक शानदार सा कोर्स है, मिशन बैच 2026, जो ऑलरेडी रनिंग है। एंड उस जितना रनिंग वाला पार्ट है, जितना बेटा उसमें क्रैश कोर्स में जो ये क्रैश कोर्स है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बेटा जो एक्चुअल ड्रॉपर बैच है वो तो आपको पता है अप्रैल और मई के महीने में स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल में जेई के लिए, मई में नीट के लिए। तो जिनको पता है कि बेटा उनको डेडिकेटेड ड्रॉप लेना है एंड अपना जेई और नीट को एक्सेल करना है, वो बच्चे तब से ही बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। और उसमें अगर कुछ बच्चे लेट हो जाएं, कुछ बच्चे थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर तक बच्चे कभी कभार श्योर नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी बेटा हमारे पास समाधान है। एंड फॉर दैट वी हैव नीट एंड जेई के लिए जो एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स है, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं चारों सब्जेक्ट की बेटा, ठीक है, रिच एक्सपीरियंस है काफ़ी सब में। एंड जो भी गाइडेंस है जो फैकल्टी करते हैं बेटा वो अनबीटेबल है। टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद दिस, जो आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं उसका फिर डाउट्स आप पूछ सकते हैं टीचर्स से, प्रॉपर मॉड्यूल दिया जाता है आपको, प्रॉपर डीपीपीज मिलती हैं, एंड इस वजह से आप हमेशा अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो हमारे पास ये जो क्रैश कोर्स है बेटा, ये ना कि सिर्फ 9th तक सीमित है या 10th तक सीमित है, हम 11th का बच्चा भी उतना ही सोचते हैं जितना 12th के है, और उतना ही बेटा ड्रॉपर, क्योंकि बेटा ड्रॉपर हो या 12th का बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होता है, एंड ड्रॉपर बच्चा फेलियर नहीं होता, थोड़ा सा बस टाइम ज़्यादा लगता है। The ionization energy of the sodium in the kilojoule per mole if the electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom। तो बेटा देखो ध्यान से, एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 1240, वो लैम्डा अगर आप नैनोमीटर में डालें तो ये ईवी पर एटम में सॉल्व हो जाती है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 1240 और लैम्डा कितना है 242, तो ये ईवी में आएगी। अब ईवी को सॉल्व कर लेते हैं जूल्स, तो 1240
अपॉन 242 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब ये पर एटम है, इसको पर मोल बना लो 6.022 10⁻23। अब ये क्या हो गई मोल, जूल्स पर मोल 23 जो अब तो पर मोल हो गया ना बेटा, आपने एक एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ मान लेते हैं बेटा, तो ये जूल बन जाएगा किलो जूल। अब इसको सॉल्व कर लो, इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 1000 है, ये हो जाएगा 0, ये माइनस और ये हो गया प्लस का 1, -19 और प्लस तो ये हो गया 1। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 1240 बाई 242। अब बेटा देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 1240 बाई 242 इंटू 1.6 इंटू 6.022, तो ये वैल्यू आती है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 49.3 आ रहा है कुछ, इंटू 10⁻1 किलो जूल पर मोल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 493 किलो जूल पर मोल। तो आंसर होना चाहिए 493। 493 अब डेसिमल में कितना आ रहा है, एक्चुअली 49.37 है ये, तो इट इज़ 493.7 किलो जूल, 0.7 है ये साथ में। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर सॉल्व करें इसको तो फिर 494 होगा। तो बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट देखो इसमें ये है। अगर आप कहो कि सर ने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, ये कर लिया, बेटा मैं ओपनली बोल रहा हूँ हाँ जी भाई कैलकुलेटर यूज़ करा है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं टाइम कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कैलकुलेशन आप मुझसे बेहतर ही जानते हो शायद, मेरी आपकी मैथ मुझसे बहुत अच्छी हो, अच्छी बात है बेटा। ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता था कि भाई आपने एक वेवलेंथ दे रखी थी आपको फोटोन की, कितनी बेटा 242, तो आपने एनर्जी निकाल ली पहले उस फोटोन की, जो कि 1240 अपॉन 242 इस फॉर्मूले से आ गई, और ये आती है ईवी पर एटम में, तो एक एटम के लिए है ना। अब 1 ईवी जो होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो अगर मैं इसको जूल्स में सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, ये जूल्स पर एटम हो जाएगा। पर अब एक एटम की पता है, पर आपको तो चाहिए बेटा पर मोल ना, तो आप 1 मोल के अंदर आपको पता है कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो अगर एक एटम के लिए आपको पता चल जाए तो आपको एक मोल के लिए कितने एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने एटम से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको उतने एटम्स की जूल्स में पता चल जाएगी, है ना। और इतने एटम्स को मैं मोल, तो इस जूल्स को फिर किलो जूल में, अच्छा इतने एटम्स को मैं मोल भी बोल सकता था, इसलिए मैंने जूल पर मोल बोल दिया। और आपको पता चल जाए जूल्स में, अब आप उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे 1000 से डिवाइड करके। एक ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑफ द पोटेशियम, भाई पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 4s1, तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, और s भैया जी प्लस भी हाफ हो सकता है और माइनस का हाफ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये ओके है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, बचाइए ये ओके, 400 प्लस, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल इंडिया आकाश, ऑल इंडिया जो आपका जैसे ऑल इंडिया स्कॉलर्स टेस्ट सीरीज है बेटा, देन वी हैव ऑल इंडिया स्कॉलर्स टेस्ट सीरीज, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज, जो आप एकदम रिलेवेंट लेवल रखा जाता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान, उतना लेवल की बेटा आपके लिए सच में वो फ़ायदेमंद हो। अक्सर क्या होता है टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट में, है ना, कि बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो जी ये इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो कितना ज़्यादा जानते हैं, या बच्चों को डीमोटिवेट करें थोड़ा सा। एक्चुअली इट इज़ अ प्रैक्टिस। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाता है कि अगर मान लो जेई मेंस को आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें फिर मेंस रेलिवेंट रहना चाहिए, कुछ एडवांस के क्वेश्चन डाल देंगे, दिस इज नॉट हाउ यू क्रैक द एग्जाम। नीट की अगर बेटा बच्चा है तो उसको नीट का रेलिवेंट मटेरियल मिलना चाहिए। तो जो टेस्ट सीरीज है हमारा, जो एम रहता है वो एक रेलिवेंट टेस्ट सीरीज आप तक डिलीवर करना होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स द इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंसी, इट इज unmatchable. So given is the call number you can call and start the journey with the Scholars Academy. तो इसी के साथ बेटा आज का सेशन होता है खत्म। मैं मिलता हूँ बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में। चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।